प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुरेश कुमार, टीचर इन जोन Kralpura and district Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics and the name of the chapter is direct and inverse proportion. ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक, आज के अपने चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बात करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या चीज़ है। तो मैथमेटिक्स के बीच में हमने अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को पढ़ा है, जिसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक फंक्शन का एक अपोजिट फंक्शन भी होता है। जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे ही मैथमेटिक्स के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं। डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट का अपोजिट है और इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन का अपोजिट है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को ही इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन को ही इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो कि एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड हैं कि अगर एक क्वांटिटी को x टाइम या x फोल्ड या x गुना बढ़ाया जाए तो उसके ऊपर जो दूसरी क्वांटिटी डिपेंड है वो भी x टाइम या x फोल्ड या x गुना बढ़ जाती है। वैसे ही अगर एक क्वांटिटी को हम कम करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी सेम रेशियो के साथ में कम होती है। मतलब अगर हम एक क्वांटिटी को x के साथ में डिवाइड करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी x के साथ डिवाइड होती है। इस तरीके से जो डिपेंड होती हैं क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से जो क्वांटिटीज़ वेरी करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसी क्वांटिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं, या इस तरीके की वेरिएशंस को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको और भी ज़्यादा समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम मार्केट में शुगर खरीदने के लिए जा रहे हैं। शुगर का जो मार्केट में रेट है वो है 18 रुपये पर केजी, मतलब ₹18 पर केजी। 1 किलो चीनी के लिए हमको 18 रुपये अदा करना पड़ रहे हैं। तो बताओ भाई, अगर 3 केजी हमको चीनी चाहिए होगी तो कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे? अगर 5 केजी हमको चीनी चाहिए होगी तो कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे? अगर 3 केजी हमको चीनी चाहिए होगी तो कितने होंगे? अगर 8 केजी हमको चीनी चाहिए होगी तो कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे? या फिर अगर 10 केजी हमको चीनी चाहिए होगी तो कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे? ये तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम मार्केट में तो सभी जाते ही हैं। अगर 1 किलो आपको चीनी चाहिए होगी तो कम पैसे देना पड़ेंगे, 2 किलो अगर चाहिए होगी तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 3 किलो अगर चाहिए होगी तो उसके ऊपर डिपेंड जो पैसा है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसके लिए जो आपने पैसे अदा करने हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप चीनी की क्वांटिटी को कम करोगे तो आपको कम पैसे अदा करना पड़ेंगे। ये कुछ हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की। इसी एग्जांपल को हम फर्दर समझने के लिए आगे इसका एक टेबल बना के रखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है। देखो, इस टेबल के बीच में मैंने शुगर की क्वांटिटी और उस क्वांटिटी का जो रेट है, जो कॉस्ट है, जो हम पैसा अदा कर रहे हैं, इन दो चीज़ों के बीच में मैंने टेबल बना के रखा हुआ है। अगर मैं शुगर को यहाँ पर लेता हूँ और उसको केजी में डिनोट करता हूँ और शुगर के वेट को अगर मैं x कहूँ तो उसके साथ में जो दूसरी चीज़ जो उसके ऊपर डिपेंड है दैट इज़ कॉस्ट।
जो हम उसके लिए पैसे अदा करेंगे, उस पैसे को अगर मैं रुपीज़ में लूँ और उसको वाई के साथ डिनोट करूँ, तो मैं इस टेबल के बीच में क्या लिख सकता हूँ? 1 kg की क्वांटिटी, 3 kg क्वांटिटी, 5 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, मतलब इस टेबल के बीच में मैं क्वांटिटी को ले रहा हूँ। क्योंकि हमने वेट को या फिर क्वांटिटी को x के साथ डिनोट किया था, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी को मैं x1 कह सकता हूँ, इसको x2 कह सकता हूँ, इसको x3 कह सकता हूँ, इसको x4 कह सकता हूँ, इसको x5 कह सकता हूँ और इसको x6 कह सकता हूँ। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4, क्वांटिटी 5, क्वांटिटी 6, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, जो कि क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ y, जो कि कॉस्ट को डिनोट कर रहा था, और कॉस्ट क्या है? 1 kg के लिए 18, 3 kg के लिए 54, 5 kg के लिए 90, 6 kg के लिए 128, मतलब 128। तो ये जो कॉस्ट आ रही है, इसको हम y के साथ डिनोट कर रहे हैं। कॉस्ट को किसके साथ डिनोट कर रहे हैं? y के साथ में। तो पहली वाली कॉस्ट क्या हो गई? y1, दूसरी वाली y2, तीसरी वाली y3, ये y4, ये y5 और ये y6। इस तरीके से अगर मैं इस टेबल को बनाता हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि 1 kg चीनी के लिए कितने देना पड़ रहे थे? 18 रुपये या 18 रुपीज़, या रुपीज़ 18 जो थे वो हमको देना पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही शुगर की क्वांटिटी 3 kg हो गई, कितने टाइम बढ़ी यहाँ पर क्वांटिटी? 3 फोल्ड्स। कितने गुना बढ़ी? 3 फोल्ड्स। यहाँ से देखो कितने गुना बढ़ी यहाँ पर? 3 फोल्ड्स। ठीक है, 1 से 3 होने के लिए 3 फोल्ड्स या 3 टाइम्स या 3 गुना, आप कह सकते हो 3 गुना यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई। तो जैसे ही यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी 3 गुना बढ़ी है, तो क्या उसकी कॉस्ट के बीच में फ़र्क आया है? आया है। 18 रुपीज़ थी यहाँ पर कॉस्ट, 3 kg के लिए 54 रुपीज़ हो रही है या रुपीज़ 54 हो रही है। 18 से 54 पहुँचने के लिए, ठीक है, 3 गुना बदलाव या 3 गुना चेंज आ रहा है। 18 से 54 बनने के लिए 3 गुना हो गया, ठीक है, 3 गुना का चेंज आया। ये 18 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ या 3 गुना बढ़ा, तो 54 रुपये या रुपीज़ 54 आ गए। यहाँ से तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जितने गुना यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है उतने ही गुना कॉस्ट भी बढ़ रही है। 3 गुना कॉस्ट यहाँ पर हो गई। अगर 3 गुना क्वांटिटी बढ़ी है तो 3 गुना कॉस्ट भी हुई है। वैसे ही अगर क्वांटिटी हमारे पास 5 हुई है, शुगर की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी होगी? 5 kg। 5 kg शुगर के लिए हम कितने पैसे अदा कर रहे हैं? कितने रुपीज़ अदा कर रहे हैं? रुपीज़ 90। 1 kg से 5 kg होने के लिए कितने गुना यहाँ पर वेट जो है, या कितने गुना यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी है? 5 गुना। 1 से 5 होने के लिए 5 गुना बढ़ी है। 5 टाइम्स या फिर 5 फोल्ड्स आप कह सकते हो। तो 5 गुना यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई। जैसे ही शुगर की क्वांटिटी 5 गुना बढ़ी है, तो क्या उसके रेट में, क्या उसके जो अमाउंट है, जो पैसे हम उसके लिए अदा कर रहे हैं, जो कॉस्ट उसके लिए अदा कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में भी कोई बदलाव आया है कि नहीं? तो आया है। 18 से 90 पहुंचने के लिए 5 टाइम्स या 5 फोल्ड्स यहाँ पर भी बदलाव आया है, ठीक है। 5 गुना अगर अमाउंट बढ़ी है तो 5 गुना वेट भी बढ़ा है, या फिर दूसरे तरीके से कह लो, 5 गुना अगर शुगर का वेट बढ़ा है तो 5 गुना उसकी कॉस्ट भी बढ़ी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी x टाइम बढ़ रही है, उसके ऊपर डिपेंड दूसरी क्वांटिटी भी x टाइम बढ़ रही है। इस तरीके से वेरी करने को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में
डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हम बात बार बार करते जा रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक साइन भी होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है। मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो x और y जो हैं ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैं। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से डिपेंड है कि अगर एक की क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, अगर एक की कम होती है तो दूसरे की भी कम होती है। मैथमेटिक्स के केस में हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्वांटिटी x जो है वो क्वांटिटी y के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, या फिर उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं। क्वांटिटी x जो है वो क्वांटिटी y के अकॉर्डिंग डायरेक्ट वेरिएशन में वेरी कर रही है या डायरेक्टली वेरी कर रही है, हम ऐसा भी इसको पढ़ सकते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू y लिखते हैं, लेकिन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट k। इस कांस्टेंट k को अगर हम जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये कांस्टेंट k है क्या या इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको इस इक्वेशन के बीच में से इस k की या इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है यहाँ पर ky जो है दैट इज इक्वल टू x। ky जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो y यहाँ पर y नहीं k, क्योंकि हम k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो k किसके बराबर हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू x। y यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बन गया ये, x बटा y। क्या बन गया ये, x बटा y। तो कांस्टेंट k जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू बीच में फिक्स रहेगी, इस पूरे टेबल के बीच में जो फिक्स वैल्यू रहेगी सारी क्वांटिटीज़ के लिए, दैट कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू x ओवर y, x ओवर y। तो कांस्टेंट k जो कि x ओवर y है, x बटा y है, ये वैल्यू इस टेबल के लिए कांस्टेंट रहती है, मतलब कभी भी बदलती नहीं है। चाहे इस टेबल के बीच में आप जितना भी घूम लो, x बटा y जो वैल्यू है वो सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा था, कांस्टेंट क्या था, k जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या इस टेबल में k जो है कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, करके देख लो। x बटा y है, यहाँ पर करेंगे इस टेबल से अगर हम वैल्यू को लेना चाहेंगे तो x1 बटा y1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x1 बटा y1 या x1 बाई y1, जो कि किसके बराबर होता है, 1/18। क्या x1 बटा y1 x2 बटा y2 के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो करके देख लो। यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वैल्यू ये कांस्टेंट रहती है, तो क्या x2 बटा y2 के लिए भी यही वैल्यू आती है कि नहीं आती है, करके देखते हैं। 3, क्योंकि हमें पता है y2 क्या थी, नहीं x2 क्या थी, x2 थी हमारे पास 3 बटा y2 क्या है हमारे पास 54, क्या है हमारे पास 54। डिवाइड करके देख लो, हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 18 ज़ा 54 आती है। तो इसका भी कितना आ रहा है, x2 बटा y2, इसका भी 1/18 ही आ रहा है। कितना आ रहा है इसका, 1/18 ही आ रहा है इसका भी। इसका मतलब चाहे x1 बटा y1 कर लो
चाहे x2 बटा y2 कर लो, चाहे x3 बटा y3 कर लो, सबके लिए ये वैल्यू सेम रहती है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 बटा y1 इक्वल टू x2 बटा y2 इक्वल टू x3 बटा y3 इक्वल टू xn बटा yn। ये क्वांटिटी या ये रेशियो जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में सेम रहती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो कि हमने यहाँ से निकाला है। और कांस्टेंट मतलब जो वेरी नहीं करता है, जो वैल्यू वेरी नहीं करती है, वो कांस्टेंट यहाँ पर ये आएगा इस टेबल के लिए। ठीक है, तो x1 बटा y1 इक्वल टू x2 बटा y2। ठीक, इन सब की रेशियो जो आएगी दैट विल बी 1/18, 1/18, 1/18, 1/18 आएगी। सबके लिए ये 1/18 रहेगी इस टेबल के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 1/18 यानी कि 1:18 के साथ में, क्योंकि हम 1/18 को 1:18 भी लिख सकते हैं, तो ये 1:18 के साथ में बढ़ रहा है। इस रेशियो से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर आप x को 1 गुना बढ़ाओगे तो y जो है वो 18 गुना या 18 टाइम बढ़ता है। क्या टाइम? 18 टाइम बढ़ेगा। इसी फॉर्मूले का या इसी कांस्टेंट k का इस्तेमाल करके हम टेबल के बीच में अननोन क्वांटिटीज़ को भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के बीच में जो आया हुआ अननोन नंबर होगा उस अननोन नंबर को भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके, इस कांस्टेंट वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके। जैसे यहाँ पर इस टेबल के बीच में हम देख रहे हैं, जैसे ही क्वांटिटी जो है, शुगर की क्वांटिटी जो है वो 8 kg हो जाती है, तो बताओ भाई उसका रेट क्या होगा, कैसे निकालोगे आप? उसके लिए हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x1 बटा y1 इस टेबल के किसी भी क्वांटिटी के xn बटा yn के बराबर होता है, या फिर x2 बटा y2 इक्वल टू x3 बटा y3 इक्वल टू x4 बटा y4 इक्वल टू xn बटा yn के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर x5 बटा y5 के बराबर, क्या ये x1 बटा y1 नहीं होगा? क्या होगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ इनकी रेशियो x1 बटा y1 इक्वल टू xn बटा yn के बराबर होता है इस पूरे टेबल पे। तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो सकता है क्योंकि रेशियो सेम होगी। तो इसके मुताबिक अगर हम चलें तो मेरे पास क्या 1/18 शुड बी इक्वल टू 5 बटा y5, इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। मुझे पता है कि मुझे y5 चाहिए, तो y5 किसके बराबर हो जाएगा? कर लो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो y5 इंटू 1 y5 हो जाएगा, और इस साइड में क्या आएगा 18 इंटू 8 किसके बराबर होता है? 8 इंटू 8 64 का लगेगा 4, बचेंगे 6, 8 1 ज़ा 8 और 6 बचा हुआ 14, 144। कितना? 144। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पर क्या आई? 144। अगर शुगर की अमाउंट
8 केजी हो जाती है, तो उसके लिए जो हमको अमाउंट पे अदा करना है, ठीक है, या अमाउंट जो हमको पे करना है या अदा करना है, दैट विल बी ₹144। वैसे ही अगर हमारे पास क्वांटिटी 10 केजी हो जाती है शुगर की, तो कितना, तो इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है, इसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके मुझे पता है कि x1 बटा y1 इक्वल टू x6 बटा y6 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेशियो इसमें सेम होती है, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं चलूँ, वैल्यू को भरूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 1/18 इक्वल टू x6 क्या था 10 और y6 क्या है पता नहीं है, इसी को तो हमने निकालना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, क्या बन जाएगा ये, y6 इक्वल टू 18 इंटू 10 180। मतलब जैसे ही हमारे पास क्वांटिटी 10 केजी हुई, तो उसका रेट भी हमारे पास में, या उसकी कॉस्ट जो है वो भी हमारे पास में 180 हो गई। 10 गुना रेट बढ़ा, 10 गुना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है। अब बात आती है कि इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ऐसी क्वांटिटीज़ जो डायरेक्टली वेरिएट करती हैं या डायरेक्ट वेरिएशन में होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो उनका ग्राफ हमको किस तरीके से दिखेगा। ये मैंने इन क्वांटिटीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लेके रखी हुई थी चीनी की, उसके रेट की और उसकी क्वांटिटी और कॉस्ट की जो हमने ग्राफ बना के रखी हुई है, वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वेट लिया हुआ है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, केजी में लिया हुआ है, और वाई एक्सिस में हमने उसकी कॉस्ट लेके रखी हुई है, ठीक है, कॉस्ट लेके रखी है 20, 40, 60, 80, 100, 120, यानी कि 20-20 का हमने इंटरवल लेके रखा हुआ है। जब हमारे पास शुगर की क्वांटिटी 1 किलो थी, तो जो कॉस्ट उसकी आ रही थी वो 18 रुपये आ रही थी। जब हमारे पास शुगर की क्वांटिटी 2 केजी थी, तो उसकी कॉस्ट जो आ रही थी वो 36 रुपये आ रही थी। जब शुगर की क्वांटिटी 3 केजी थी, तो उसकी कॉस्ट जो थी वो 54 रुपये आ रही थी। जब क्वांटिटी शुगर की 5 केजी थी, तब उसकी जो कॉस्ट थी वो 90 रुपये आ रही थी, ठीक है। और इस ग्राफ में जब मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा, तो क्या देखा कि वो जो पॉइंट थे सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे थे, ठीक है, एक ही लाइन में आ रहे थे। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है, जिसमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ कहते हैं। कैसा ग्राफ कहते हैं? लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो लीनियर ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली वेरिएबल थिंग्स की, या डायरेक्टली वेरिएबल जो थिंग होती हैं, जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड है, जो डायरेक्टली वेरिएट करती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, उनके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, उनके रिलेशन का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो वो लीनियर ग्राफ बनता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक खास बात होती है। अब यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लोकेट किए हुए हैं, देखो इस पॉइंट का जो नाम मैंने लिखा हुआ है 1,8 लिखा हुआ है। 1 यहाँ पर एक्स एक्सिस की पोजीशन को दिखाता है और 8 जो है वो वाई एक्सिस की पोजीशन को दिखाता है। ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस कॉमा एक्स एक्सिस।
वाई एक्सिस वाले पॉइंट को पहले लिखा हुआ है, कॉमा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को बाद में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं लिखना होता है। हमको कैसे लिखना होता है, ये तरीका गलत है, ये आपको समझाने के लिए था, ये तरीका गलत है। जब भी आप पॉइंट का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली पॉइंट की पोजीशन लिखा जाता है, कॉमा उसके बाद वाई एक्सिस वाली पॉइंट की पोजीशन को लिखा जाता है। तो ये ग्राफ का भी कुछ पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डायरेक्ट पोर्शन होते हैं उनके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो हमेशा लीनियर ग्राफ आता है। तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ डायरेक्टली वेरिएट कर रही है कि इन्वर्सली वेरिएट कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली वेरिएशन में लीनियर ग्राफ होता है। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की खास बात। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती हैं थिंग्स, या डायरेक्टली वेरिएट करती हैं, या डायरेक्ट वेरिएशन में होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले एक एग्जांपल की बात करूं, दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको पता ही है, अगर कोई कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में मूव कर रही है, मतलब स्पीड के बीच में उसके कोई बदलाव नहीं है, तो जितना टाइम वो ज़्यादा लेगी उतना ही वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जितना टाइम वो कम लेगी उतना ही कम डिस्टेंस वो कवर करेगी। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग कार विद यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, या डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप जो होता है किसी गाड़ी का जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, या डायरेक्टली वेरिएट करता है। वैसे ही लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी लीनियर ग्राफ बनता है। जितना ज़्यादा आप चलोगे उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा तेल कंज्यूम करेगी। जितना आप कम चलाओगे गाड़ी को उतना ही गाड़ी तेल जो है वो कम कंज्यूम करेगी। तो मतलब चीज़ें यहाँ पर तेल और डिस्टेंस किस तरीके से वेरिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा चलाओगे गाड़ी को उतना ही ज़्यादा तेल भी खपत होगा, जितना कम चलाओगे गाड़ी को उतना ही तेल कम खत्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ शीट्स की अगर बात करें और उसके वेट की अगर बात करें, तो जितनी ज़्यादा शीट्स, जितने ज़्यादा कागज़ का नंबर आप बढ़ाते जाओगे उतना ही उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। जितने कम आप कागज़ करते जाओगे उतना ही उसका वेट भी कम होता जाएगा। मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी भी उसके ऊपर डिपेंड कम हो रही है। ये एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। वैसे ही लेंथ ऑफ पोल और उसकी शेडो की अगर मैं बात करता हूँ, ये किस तरीके से वेरिएट करते हैं, तो आपने देखा होगा जितनी लंबी कोई चीज़ होती है उसकी छाया जो होती है, उसकी परछाई जो होती है वो भी उतनी ही लंबी होती है, और जितनी कोई छोटी चीज़ होगी उसकी परछाई उतनी ही छोटी होती है। मतलब लेंथ ऑफ पोल की अगर बात करें और उसकी शेडो की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती हैं, या डायरेक्टली वेरिएट करती हैं, या डायरेक्ट वेरिएशन में होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर पोल की लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी शेडो की लेंथ भी बढ़ती है, अगर पोल की लेंथ को कम करेंगे तो उसकी शेडो की लेंथ भी कम होती है। इस तरीके से जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली वेरिएबल और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को, इसके हमने कुछ एग्जांपल भी किए हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ऐसी चीज़ों का रिलेशन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिंग्स की बात करेंगे या इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आप सबका। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।